नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात कर रहे हैं कि भारतीय नागरिक कौन है और इसकी जड़ें असल में कहाँ हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो हमें सीधे ले जाती है भारतीय संविधान के उन शुरुआती हिस्सों में जहां संविधान की पहली, आप कह सकते हैं, रूपरेखा खींची गई थी। हाँ, बिल्कुल। हमारा इरादा सिर्फ ये जानना नहीं है कि नियम क्या थे, बल्कि ये समझना है कि 26 जनवरी 1950 वो खास दिन जब संविधान लागू हुआ, तब नागरिकता तय करने के पीछे की सोच क्या थी। इसमें जन्म, लंबे समय से भारत में रहना और हाँ, वो विभाजन के बाद का जो बड़ा पलायन हुआ, वो सब पेचीदा पहलू शामिल हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। एक नया नया राष्ट्र बना था, लाखों लोग विभाजन की त्रासदी से गुजर रहे थे। ऐसे में संविधान निर्माताओं ने अपना कौन है, इस नाजुक सवाल को कैसे सुलझाया होगा? क्या चुनौतियां रही होंगी उस वक्त? आपने बिल्कुल सही मुद्दे उठाए हैं। ये चर्चा जो है ये सीधे संविधान के भाग 2 पर ही केंद्रित है। भाग 2? हाँ, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक आते हैं। और ये अनुच्छेद, जैसा आपने कहा, मुख्य रूप से उस खास दिन यानी संविधान लागू होने के समय नागरिकता तय करने के लिए ही बनाए गए थे। एक तरह से कहें तो ये नींव का पत्थर थे। संविधान का भाग 2 और ये अनुच्छेद 5 से 11। अच्छा, इन्हें संविधान में एक अलग हिस्सा क्यों दिया गया? मतलब क्या नागरिकता इतनी अहम थी कि इसे, जैसे मौलिक अधिकार हैं या राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, उनसे भी अलग रखा गया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नागरिकता को एक अलग भाग में रखना ही दिखाता है कि ये कितना बुनियादी, कितना फाउंडेशनल है। अच्छा। अब सोचिए, ये तय करना कि राष्ट्र के सदस्य कौन हैं, ये किसी भी शासन प्रणाली या अधिकारों की बात करने से भी पहले आता है ना? हाँ, बात तो सही है। तो हाँ, इसका प्राथमिक उद्देश्य था कि 26 जनवरी 1950 को स्थिति एकदम साफ हो, कौन नागरिक है, कौन नहीं। क्योंकि बिना ये तय किए कि नागरिक कौन है, आप मौलिक अधिकार किसे देंगे, चुनाव में वोट कौन देगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो ये पहला कदम था और अनुच्छेद 5 ने, आप कह सकते हैं, इसका आधार रखा। अनुच्छेद 5, अच्छा, इसमें क्या शर्तें थीं? क्या सिर्फ भारत में उस समय होना काफी था या कुछ और भी देखा जाता था? नहीं, सिर्फ मौजूदगी काफी नहीं थी। अनुच्छेद 5 के हिसाब से नागरिकता के लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त थी व्यक्ति का भारत में अधिवास होना, डोमिसाइल। अधिवास, डोमिसाइल। हाँ, डोमिसाइल या अधिवास सिर्फ रहने की जगह नहीं है। इसका मतलब है उस जगह को अपना स्थायी घर मानना और वहीं बने रहने का इरादा रखना। ये एक कानूनी कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस से ज्यादा गहरा है। अच्छा, तो अधिवास यानी स्थायी रूप से रहने का इरादा। पर ये तो मन की बात हुई, इरादा। इसे कैसे साबित किया जाता होगा उस समय? और क्या सिर्फ इरादा काफी था? हाँ, इरादा महत्वपूर्ण था, लेकिन सिर्फ इरादे से काम नहीं चलता। इसके साथ अनुच्छेद 5 ने 3 और शर्तें रखीं। उनमें से कम एक पूरी होनी जरूरी थी। अच्छा, 3 और शर्तें क्या थी वो? पहली, कि उस व्यक्ति का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। ठीक है। दूसरी, अगर उसका जन्म बाहर हुआ हो तो उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। और तीसरी, अगर ये दोनों शर्तें पूरी ना हो तो वो व्यक्ति संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से मामूली तौर पर भारत में रह रहा हो। मामूली तौर पर मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट। 5 साल, अच्छा। तो अधिवास के साथ इन 3 में से एक रास्ता चुनना था, खुद का जन्म, माता पिता का जन्म या फिर 5 साल का निवास। जी। क्या इन तीनों को बराबर माना गया या किसी एक को ज्यादा महत्व दिया गया? नहीं, संविधान में इन तीनों को अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता के लिए समान आधारी माना। बराबर। अच्छा, इसके पीछे सोच यही थी कि जिनका भारत से एक गहरा, वास्तविक और स्थायी संबंध है, चाहे वो जन्म से हो, वंश से हो या फिर लंबे निवास से, उन्हें नए गणराज्य का नागरिक माना जाना चाहिए। ये सिर्फ एक, आप कहें, टेक्निकल नियम नहीं था, बल्कि अपनेपन की भावना को कानूनी शक्ल देने की कोशिश थी। ये समझ आता है कि एक स्थायी संबंध, एक कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश थी। लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की, 1950 का भारत सिर्फ जन्म और निवास की सामान्य कहानियों वाला देश तो नहीं था। विभाजन की सच्चाई बहुत बड़ी थी। लाखों लोग अपनी जड़ों से उखड़ गए थे। हाँ, वो तो था ही। सामग्री ये बताती है कि संविधान ने इस अभूतपूर्व पलायन, इस माइग्रेशन को भी एड्रेस किया। ये कैसे संभव हुआ? ये तो नियमों में ढालना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। यकीनन ये संविधान बनाने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी।
वो एक मानवीय त्रासदी का समय था। बिल्कुल लाखों लोग सीमा पार कर रहे थे। बिल्कुल। भविष्य अनिश्चित था। संविधान निर्माता इससे आंखें नहीं मूंद सकते थे। इसीलिए अनुच्छेद 6 और 7 ये खास तौर पे इसी स्थिति से निपटने के लिए बनाए गए। ये जो सामान्य नागरिकता नियम थे ना, अनुच्छेद 5 वाले, उनके अपवाद कह लीजिए या पूरक कह लीजिए। विभाजन की असाधारण परिस्थितियों के लिए ये जरूरी थे। यानी जो लोग उस उथल पुथल में सीमा पार करके आए या गए, उनके लिए जो स्टैंडर्ड नियम थे उनसे हटकर व्यवस्था की गई। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? थोड़ा और साफ हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। जैसे अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान के इलाके से भारत आए थे। अच्छा। उनके लिए नागरिकता की शर्तें थोड़ी अलग थीं। मूल शर्त तो वही थी कि वे या उनके माता पिता या दादा दादी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। ठीक। लेकिन इसके साथ ही अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे और तब से यहीं रह रहे थे, तो उन्हें सीधा नागरिक मान लिया गया। 19 जुलाई 1948, ये तारीख क्यों? ये वो तारीख थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच परमिट सिस्टम लागू हुआ था आने जाने के लिए, तो ये एक कट ऑफ डेट बन गई। अच्छा, समझ गया। और जो इस तारीख के बाद आए? हाँ, अगर वे इस तारीख को या उसके बाद आए तो उन्हें भारत में कम से कम 6 महीने रहने के बाद नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। उसके लिए खास प्रक्रिया तय की गई थी। अच्छा, तो एक प्रक्रिया थी उनके लिए। और जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, उनका क्या हुआ? उनके लिए था अनुच्छेद 7। इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया तो उसे सामान्यतः भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। 1 मार्च 1947, ये भी एक कट ऑफ डेट। हाँ, लेकिन इसमें भी एक मानवीय पहलू रखा गया। अगर ऐसा कोई व्यक्ति बाद में भारत वापस लौट आया, पुनर्वास के परमिट के साथ, मतलब ऑफिशियली वापस आया। अच्छा, परमिट लेकर। हाँ, तो वो कुछ शर्तों के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता था, ठीक वैसे ही जैसे अनुच्छेद 6 में उस बाद वाली तारीख के बाद आने वालों के लिए था। तो ये प्रावधान दिखाते हैं कि संविधान निर्माता कितने सजग थे। कठोर नियम भी थे, लेकिन मानवीय संवेदनाएं और उस समय की जो जटिल जमीनी हकीकत थी, उसको भी ध्यान में रखा जा रहा था। ये वाकई गौर करने लायक है कि कैसे नियमों में उस दौर की असाधारण परिस्थितियों को जगह देने की कोशिश की गई। अच्छा, अब एक और पहलू पे आते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति इन शर्तों के तहत भारत का नागरिक बन गया। ठीक। लेकिन फिर उसने अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले ली। क्या तब भी वो भारतीय नागरिक बना रह सकता था? सामग्री में इसका भी जिक्र है। इस बिंदु पर संविधान का रवैया बिल्कुल साफ और कड़ा था। अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9। हाँ, अनुच्छेद 9 साफ तौर पर कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से वॉलंटरली किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता जो उसे अनुच्छेद 5, 6 या 8 के तहत मिली थी, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। वो फिर भारत का नागरिक नहीं रहेगा, स्वतः समाप्त। तो इसका मतलब है एक व्यक्ति एक ही समय में 2 देशों का नागरिक नहीं हो सकता था। हाँ। ड्यूल सिटीजनशिप नहीं। इसके पीछे क्या सोच रही होगी? हाँ, बिल्कुल। ये भारत की एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप के सिद्धांत को स्थापित करता है। उस समय जब एक नया राष्ट्र बन रहा था, यह जरूरी समझा गया कि नागरिकों की निष्ठा, उनकी लॉयल्टी स्पष्ट रूप से एक ही राष्ट्र के प्रति हो। दोहरी नागरिकता से शायद निष्ठा के बंटवारे का अंदेशा हो सकता था, जिसे उस नाजुक दौर में ठीक नहीं समझा गया होगा। हालांकि बाद में, जैसा हम जानते हैं, कानूनों के जरिए प्रवासी भारतीयों के लिए कुछ अलग व्यवस्थाएं हुई, जैसे OCI वगैरह। हाँ, OCI कार्ड। हाँ, लेकिन संविधान का जो मूल सिद्धांत था वो एकल नागरिकता का ही था। अनुच्छेद 9 इसी को पक्का करता है। एकल नागरिकता, ये वास्तव में राष्ट्र और नागरिक के बीच एक खास रिश्ते को दिखाता है। तो हमने देखा कि संविधान ने 1950 की स्थिति को परिभाषित किया। जन्म, अधिवास, विभाजन से आए लोग और विदेशी नागरिकता लेने वालों के लिए नियम बनाए। लेकिन ये सब तो उस शुरुआती पॉइंट के लिए था। भविष्य का क्या संविधान ने ये भी बताया कि आगे नागरिकता के नियम कैसे बनेंगे या बदलेंगे, या उसने भविष्य को खुला छोड़ दिया? यहीं पर संविधान की दूरदर्शिता दिखती है। बनाने वालों ने यह समझा कि नागरिकता से जुड़े मुद्दे समय के साथ बदल सकते हैं। दुनिया बदलती है, देशों के रिश्ते बदलते हैं, लोगों के आने जाने के तरीके बदलते हैं। हाँ, ये तो है। तो हर मुमकिन स्थिति का अंदाजा लगाकर उसे संविधान में पत्थर की लकीर की तरह लिख देना वो शायद संभव भी नहीं था और शायद प्रैक्टिकल भी नहीं होता। तो फिर क्या समाधान निकाला गया? रास्ता क्या था? समाधान था अनुच्छेद 11। ये अनुच्छेद बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 11, हाँ,
इसने भविष्य के लिए नागरिकता से संबंधित जितने भी मामले हो सकते हैं, मतलब नागरिकता कैसे मिलेगी, एक्विजिशन कैसे खत्म होगी, टर्मिनेशन और इससे जुड़े बाकी सारे पहलू, उन सब पर कानून बनाने का पूरा अधिकार भारत की संसद को दे दिया, पार्लियामेंट को। अच्छा, यानी संविधान ने मूल ढांचे और सिद्धांत तो तय कर दिए, लेकिन भविष्य के नियम बनाने की पूरी जिम्मेदारी चुनी हुई संसद पर डाल दी। ये तो एक तरह से भविष्य की पीढ़ियों पर भरोसा जताना हुआ, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरा विश्वास दिखाता है। संविधान ने नींव रखी, लेकिन इमारत को समय और जरूरत के हिसाब से ढालने का काम वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी संसद को सौंपा। ये सुनिश्चित करता है कि नागरिकता कानून स्थिर न रहें, बल्कि देश की बदलती जरूरतों और वैश्विक परिस्थितियों के हिसाब से विकसित हो सकें, इवॉल्व हो सकें। तो क्या संसद ने इस शक्ति का, इस पावर का उपयोग किया? अनुच्छेद 11 का व्यवहारिक नतीजा क्या रहा? हाँ, बिल्कुल किया। संसद ने इस शक्ति का भरपूर उपयोग किया है। अनुच्छेद 11 से मिली इसी शक्ति के आधार पर संसद ने पास किया नागरिकता अधिनियम 1955 यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955। अच्छा, 1955 का एक्ट। हाँ, और ये कानून आज भी भारत में नागरिकता हासिल करने और खोने के जो मुख्य प्रावधान हैं, उनको कंट्रोल करता है। बेशक इस 1955 के कानून में भी समय समय पर कई महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं। हाँ, वो तो सुनते रहते हैं हम। बिल्कुल, और ये संशोधन ही दिखाते हैं कि नागरिकता का विषय कितना डायनामिक है, कितना गतिशील है। अच्छा, तो 1955 का कानून और उसके बाद के संशोधन, ये सब अनुच्छेद 11 की ही देन है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि संविधान ने खुद ही अपने प्रावधानों को भविष्य में विकसित करने का रास्ता खोल दिया था। निश्चित रूप से यही दिखाता है कि संविधान कोई मरी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ सांस लेता है और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता रखता है। अनुच्छेद 11 इसी जीवंतता का प्रतीक है नागरिकता के संदर्भ में। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो संविधान का भाग 2, खास तौर पर अनुच्छेद 5 से 11, इन्होंने 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिकता की एक तरह से पहली तस्वीर पेश की। हाँ, बिल्कुल। इसने बताया कि उस दिन कौन भारतीय नागरिक था। इसमें जन्म, स्थायी निवास यानी अधिवास जैसे सामान्य आधार तो थे ही, साथ ही विभाजन से पैदा हुई जो असाधारण स्थिति थी, वो पलायन वाली, उसको भी ध्यान में रखा गया। सही कहा। और अनुच्छेद 9 ने एकल नागरिकता के सिद्धांत को मजबूती से रखा कि भाई अगर स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ली तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त। हाँ, और शायद सबसे दूरगामी प्रावधान था अनुच्छेद 11, जिसने भविष्य में नागरिकता से जुड़े सारे कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह से भारतीय संसद को सौंप दी। बिल्कुल, और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके 1955 का नागरिकता अधिनियम बना, जो कई संशोधनों के साथ आज भी लागू है। ये बिल्कुल साफ करता है कि संविधान ने नागरिकता की कहानी शुरू की, लेकिन उसे लिखने का काम निरंतर जारी है, संसद के जरिए और कई बार अदालतों के जरिए भी। ये हमें एक गहरे विचार बिंदु पे भी लाता है ना, कि कोई भी राष्ट्र समय के साथ अपनेपन की इस अवधारणा को यानी नागरिकता को कैसे परिभाषित करता है और फिर कैसे पुनर्परिभाषित करता रहता है। ये सोचने वाली बात है। संविधान ने एक शुरुआती खाका दिया, एक फ्रेमवर्क, लेकिन नागरिकता की कहानी संसद के बनाए कानूनों से, अदालतों की व्याख्याओं से और समाज में जो बहसें होती हैं उनसे लगातार गढ़ी जा रही है। ये सोचने वाली बात है कि नागरिकता के नियम, जो हमें कई बार बहुत स्थायी लगते हैं, असल में कितने प्रभावमान, कितने फ्लूइड हो सकते हैं, और कैसे वे न केवल किसी की कानूनी स्थिति तय करते हैं, बल्कि एक राष्ट्र की पहचान और उसके भविष्य की दिशा को भी आकार देते रहते हैं।